फ्यूजन का मतलब क्या है? फ्यूज मतलब किसी चीज का पिघल जाना, मेल्ट हो जाना। ओके, न्यूक्लियस मेल्ट होके आपस में मिल जाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्यूज होता है, दो ऑब्जेक्ट हम जब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं तो क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट दोनों मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट होके लिक्विड आपस में मिल जाएगा, ठंडा होके फिर से वो सॉलिड हो जाएगा, दैट इज फ्यूजन। वैसे ही फ्यूजन न्यूक्लियस में भी हो सकता है। दो न्यूक्लियस अलग अलग हमारे पास हैं, ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हैं, इन दोनों को हम इतना गर्म करेंगे कि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये एक जनरल भाषा में हमने बात की कि दोनों को इतना गर्म करेंगे आपस में मिल जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, इन दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, हर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। कम से कम कितना होगा? तो हमारा आंसर है कम से कम एक एक प्रोटॉन तो होगा, किसमें? न्यूट्रॉन में। ये H जिसके पास हमारे पास ये 1 है, 1 है, ठीक है, हमने हाइड्रोजन लिया, एक प्रोटॉन एक और हाइड्रोजन लिया, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस। इन दोनों न्यूक्लियस को हम आपस में मिलाना चाहते हैं, ये 1 और 1 एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दैट रिपल्शन विल बी मिनिमम। क्यों मिनिमम? और कोई भी अगर एटम हम लेंगे तो उसके न्यूक्लियस में एक से ज्यादा चार्ज होंगे और वो एक दूसरे को ज्यादा जोर से रिपेल करेंगे। सो मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन किसमें होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 1। तो वी टेक सैंपल ऑफ दिस। अगर हम इन दोनों को आपस में मिलाना चाहते हैं तो कौन रोकता है? आंसर है इनके बीच में एक पोटेंशियल बैरियर खड़ा होता है, वो रोकता है, वो एक दूसरे के पास आते नहीं है। अब से हम लोग पोटेंशियल बैरियर की लैंग्वेज समझते हैं। पोटेंशियल बैरियर का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल मींस व्हाट? वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल। इस पर हमको इतना वर्क करना चाहिए कि वो जाकर इससे टकरा जाए। ये कैसा है? प्लस, ये कैसा है? प्लस, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हमने यहां से फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, वर्क डन हुआ। कितना वर्क करना पड़ेगा? जितना वर्क करने से ये ऐसे इंफिनिटी से लेके आए, जितना वर्क करेंगे और वो इससे टकरा जाएगा, वो वर्क उतना एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, तब ये जाकर टकराएगा। क्योंकि वो एनर्जी हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये उससे टकराता नहीं। तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल मींस वर्क, बैरियर मींस जो हमको रोक रहा है। तो कितना वर्क इसको देना हमको रोकता है, तो उसके लिए देखिए, जब हम प्रोटॉन से दूसरे प्रोटॉन को जोड़ना चाहते हैं तो हमको इसमें 400 keV का पोटेंशियल बैरियर पार करना पड़ता है। 400 keV, ये इनके बीच का पोटेंशियल बैरियर है। इतनी एनर्जी देंगे तो ये इससे मिलेगा, एंड दिस इज ए वेरी लार्ज एनर्जी। नॉर्मली वी आर यूज्ड टू EV लेवल ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसमें है keV, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 400 keV, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली MeV लेवल की है। इतनी ज्यादा एनर्जी अगर हम इसको देते हैं, तब ये क्या करता है? इस रिपल्शन के बावजूद, in spite of this repulsion, it will go and strike it। ठीक है, तब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक,
तो इनको मिलाने के लिए अगर हमको इतनी एनर्जी देनी है तो इतनी एनर्जी हम कैसे देते हैं? तो आंसर है कि प्रोटॉन को इतनी जोर से दौड़ाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करें। टेम्परेचर से क्या मिलेगी उसको? काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी से ये दौड़ेगा। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी? हमको मालूम है, हमने थर्मल के चैप्टर में किया है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kT। हाफ kT इज द एनर्जी जिसमें T क्या है? टेम्परेचर, एंड K इज कांस्टेंट। ओके, सो हाफ kT इज द थर्मल एनर्जी गिवन टू एनी पार्टिकल। ये जो है ये किसके बराबर होनी चाहिए? 400 keV। इससे जब हम K की वैल्यू रखेंगे, K की वैल्यू क्या होती है? यू नो दैट R upon N, PV is equal to RT. What is R? Universal gas constant. What is N? Avogadro's constant. R upon N कौन सा कांस्टेंट बनता है? ओके, याद करके बताइएगा अभी। ओके, सो दिस इज K, दिस T इज टेम्परेचर। इससे जब हम टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं, दिस टेम्परेचर कम्स टू द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 9 केल्विन। इसका ये मतलब है कि इसको हमने ऐसे वाइब्रेट कराना है एनर्जी देके। इतनी एनर्जी देकर ये कब वाइब्रेट होगा? जब इसका टेम्परेचर हम कितना कर देंगे? 10 to the power 9 केल्विन। इतना टेम्परेचर देने से इसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतना जोर से वाइब्रेट करेगा कि ये जाकर इसको स्ट्राइक कर देगा। ये हमारी फिजिक्स की लैंग्वेज है। जनरल लैंग्वेज क्या है? इसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, कहां तक? 10 to the power 9, 10 करोड़ डिग्री केल्विन। इतना गर्म करेंगे। इतना गर्म करेंगे तो ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से प्लाज्मा बन जाएगा। तो ये किस स्टेट में पहुंच जाएगा? प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाएगा। उस प्लाज्मा स्टेट में इसका मूवमेंट इतना ज्यादा होगा कि ये जाके इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। सो व्हाट इज द वे ऑफ कंबाइनिंग द टू टू इंक्रीज द टेम्परेचर? जब ये जाके इसके साथ कंबाइन होगा तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस जुड़ा थर्मल एनर्जी के कारण, so that reaction will be known as thermonuclear reaction. Thermonuclear reaction. So now you can understand the word thermonuclear. Thermo, we have given the temperature, और ये action कहाँ हो रहा है? In the nucleus. So this is thermonuclear reaction. Okay. ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब अगर ये जुड़ गए तो क्या? तो आंसर है, हमने जो BEN का ग्राफ बनाया था, उस BEN के ग्राफ में ये ऐसा ग्राफ बना था। दिस इज BEN एंड दिस इज एटॉमिक मास नंबर A। ये एटॉमिक मास नंबर किसका है? H 1 न्यूट्रॉन। ये दोनों हमने न्यूट्रॉन लिए। ये न्यूट्रॉन का, और यहां पर नेक्स्ट किसका था? हीलियम 24। तो जब दो हाइड्रोजन मिलेंगे और उससे दो हीलियम बनेंगे तो हीलियम की दिस BEN, ये एनर्जी इसकी कैसी है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। तो ये कम एनर्जी से जब ये हायर एनर्जी बनेगी, -2 से -6 बनेगी, तो क्या होगा? -2 to -6, 4 एनर्जी रिलीज हो जाएगी। सो हियर एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज, क्योंकि रिएक्शन क्या हुआ है? हाइड्रोजन से हीलियम बना, दो हाइड्रोजन को मिला के हमने क्या बना दिया? हीलियम। तो हाइड्रोजन की
बाइंडिंग एनर्जी कम, इसकी ज्यादा। एग्जाम्पल, इसकी -2 और उसकी -6। यस, ये 1 और 2 के बीच होती है और ये ऑलमोस्ट 6 के करीब होती है ना। हीलियम इज 7, -7। तो -2 से -7 ऑलमोस्ट 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी इनके मिलने से निकलती है। ये जो एनर्जी निकलती है इसको हम यूज कर सकते हैं। दिस इज थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी बाकी के हाइड्रोजन को गर्म करने के काम में आती है। और वो जो बाकी हाइड्रोजन वहां पर गर्म होगी, हॉट होगी, उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 10 to the power 9, 10 to the power 8। उतना टेम्परेचर हो जाएगा कि उस टेम्परेचर पर फिर से रिएक्शन होगा, फिर एनर्जी निकलेगी, फिर बाकी का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर से रिएक्शन होगा। इस तरह से कंटिन्यूअसली रिएक्शन होता चला जाएगा और ये एनर्जी उससे रिलीज होती जाएगी। सो दिस इज थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी और ये दोनों मिल रहे हैं, सो वी कॉल इट न्यूक्लियर फ्यूजन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन कहां होता है? क्या नेचर में कहीं होता है? आंसर है यस, ये स्टार्स में होता है। बिकॉज वी वर वंडरिंग दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन। हमको सन से एनर्जी मिलती है, ये हमको पता है। दूसरे स्टार भी चमकते हैं मींस देयर इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उनके पास एनर्जी कहां से आती है? तो हमने इस चीज के प्रूफ देखे और ये थ्योरी बनाई कि वहां पर हाइड्रोजन बहुत है और ये हाइड्रोजन कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर रिएक्शन करके न्यूक्लियर फ्यूजन से हीलियम में कन्वर्ट हो रही है और उससे एनर्जी निकल रही है। तो ये कौन से रिएक्शन होते हैं? तो देखिए, ये रिएक्शन जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन है, ये कौन से रिएक्शन? ये क्वेश्चंस देखिए, सन में जो होते हैं, एक बार इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। ये मिलकर ड्यूट्रॉन बनता है। ये दोनों यहां आ गए, लेकिन चार्ज इसका 2 चार्ज था, 1 चार्ज प्लस बचा, तो एक प्लस चार्ज कहां गया? तो आंसर है एक पॉजिट्रॉन रिलीज हो गया। चार्ज बराबर हो गए, ठीक है, एक पॉजिट्रॉन रिलीज हो गया और एक न्यूट्रिनो निकल गया। जब ऐसा रिएक्शन होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी रिलीज हो गई। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज तैयार है और ये चीज तैयार है, बहुत सारी। उसमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी हैं, क्योंकि हर हाइड्रोजन के आसपास इलेक्ट्रॉन होता ही है। ये वाला पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है और ये दोनों आपस में टकराते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके टकराएंगे। इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। व्हाट इज दिस? एनिहिलेशन। ये दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक करके इतनी जोर से टकराते हैं, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमको क्या मिलती है? गामा रेज। ये मैटर का फॉर्मेशन खत्म हो गया। ये मैटर किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी। सबसे छोटे फॉर्म में मैटर आया, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, और उसके बाद वो जब टकराकर टूटता है तो क्या बन जाता है? एनर्जी। ये एनर्जी। तो ये जब एनर्जी बनता है, इसके साथ गामा रेज निकलती हैं और उनमें कितनी एनर्जी होती है? 1.02 बिलियन इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी इन दोनों से निकली। ये कौन आया? पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन से टकराया। अब यहां पर और क्या बन रहे हैं? न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन जो इकट्ठे हुए, वो एक न्यूट्रॉन बनते ही एक हाइड्रोजन के साथ स्ट्राइक करता है। ये न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन सब उसी बंडल में हैं, तो आपस में टकराते रहते हैं। ये जब दोनों स्ट्राइक करते हैं तो ये 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया। लेकिन इन दोनों में ये दोनों जो हैं, इनका BeN लेवल कम होता है। ये ऐसा जो गया, ये दोनों यहां पर होते हैं और 3 ये यहां होता है।
तो ये कम लेवल वाले, कम बाइंडिंग एनर्जी वाले पार्टिकल किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? हायर बाइंडिंग एनर्जी। तो एनर्जी निकलती है, तो ये कम बाइंडिंग एनर्जी वाले हायर बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हुए तो एनर्जी निकली। कितनी एनर्जी निकली? 5.49 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उसमें से एनर्जी निकली। ओके, तो इससे हमको प्रोडक्ट क्या मिला? ये 3.2। अब हमारे पास उस पूरे ढेर में, प्लाज्मा में क्या क्या है? ई बना, पॉजिट्रॉन यहां यूज हुआ, ड्यूट्रॉन बना, ड्यूट्रॉन से ये ट्रिट्रॉन भी बन गया। ओके, ये जो बना इसका वेट 3। अब ये दोनों पार्टिकल आपस में, ऐसे और पार्टिकल बने, ऐसे दो पार्टिकल फिर आपस में स्ट्राइक किए बिकॉज ऑफ देयर हायर काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं तो फ्यूज होके ये क्या बनाते हैं? हीलियम। हीलियम 2 और 2, ये एक हीलियम बनता है सिर्फ, लेकिन ये जो 3 + 3 है 6, इसके कितने पार्टिकल हो जाते हैं? 4। और बाकी जो बचा 2 और इसके 2 और 2 दोनों के बचे, वो 2 अलग अलग, ये 2 अलग अलग, तो ये दो क्या बन गए? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और ये दो हाइड्रोजन बने तो इस रिएक्शन में ये जो ट्रिटियम है जो कि यहां पर था, वो ट्रिटियम से हीलियम बना। हीलियम यहां पर है 7 और ये है 3। तो यहां पर भी बहुत सी एनर्जी निकली। ये एनर्जी कितनी मिली हमको? 12.86। और ये दो हाइड्रोजन पैदा हुए। ओके, इतने सारे रिएक्शन होते जाते हैं, तो अल्टीमेटली हमने एक पूरा रिएक्शन बनाया, ओवरऑल रिएक्शन, कि हमने क्या लेके शुरू किया और लास्ट में हमको क्या मिला। तो उसको हम बनाते हैं। ये हम सबको अलग अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इनको आपस में ऐड कर देते हैं। जब इनको हम आपस में ऐड करते हैं, ये सब रिएक्शन हो रहे हैं, सबको हमने आपस में ऐड किया। व्हाट डू वी गेट? 4H 1 ओके, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले। देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर कितने न्यूट्रॉन आ गए? 2 न्यूट्रॉन, इधर कितने न्यूट्रॉन है? 2, कैंसिल हो गए दोनों तरफ से। वैसे ही 2 पॉजिट्रॉन कैंसिल हो गए। वैसे ही यहां पर ये 2 क्या बने? ट्रिटियम, ये दोनों ट्रिटियम इधर आके कैंसिल हो गए। तो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या रहा? ये दोनों, ठीक, 2 ये और 2 ये, टोटल कितने? 4। और हमने यहां से स्टार्टिंग हमको क्या मिला? 2E-, ये 2E-, बाकी सब इधर के प्रोडक्ट यहां पर आए। ठीक, अब इधर हमको क्या मिलता है? तो इधर हमको नई चीज मिलती है, हीलियम। ये 2 हाइड्रोजन उधर कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस इज हीलियम। व्हाट वी गेट? 2 4। ओके, दिस इज हीलियम प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस 6 गामा, ये हमें मिला। और बहुत सारी एनर्जी, ये एनर्जी कितनी होती है? 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी हमको मिलती है। ठीक है, तो ये इन तीनों का इस तरह से सम करके दिस इज रिजल्टेंट। ये नेट रिएक्शन होगी। ठीक है, आप सब देखेंगे कैंसिल हो जाता है। ये H1 को देखिए, 2 and 2 4 and 2 6, इस तरफ 6 है, इस तरफ कितने हैं? 2, तो कितने बचे इधर? 4। दिस इज 4।
ठीक है, बाकी सब कैंसिल करके दिस इज द रिजल्टेंट रिएक्शन। और एनर्जी सबकी प्लस 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 है, तो ऑल एनर्जी इज एडेड अप। तो 4 हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना, 4 हाइड्रोजन ऐड होके हीलियम बनता है और एनर्जी कितनी मिली? 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द थर्मल रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन सन। क्योंकि सन में हमको इन सब के प्रूफ मिले, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम और हीलियम। सन के कोर का टेम्परेचर 10 टू द पावर 7 होता है। वहां पर ये रिएक्शन हो रहे होते हैं और इससे ये एनर्जी लगातार निकलते रहती है, उससे टेम्परेचर उसका मेंटेन रहता है। यस, थर्ड इक्वेशन में ट्रिटियम, लेट्स करेक्ट इट। इसका नाम क्या है? हीलियम। राइट, नोमेनक्लेचर थोड़ा सा गलत हो गया, उसको ठीक कर लीजिए। दिस इज 2, देयरफॉर दिस इज हीलियम। तो ये यहां पर 2 हीलियम बने, ये दोनों हीलियम यहां पर आ गए, ठीक है। ओके, अब इसमें एक चीज देखिए, फिजन में भी हमने देखा एनर्जी रिलीज होती है और फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होती है। तो हम दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं कि दोनों की प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सी प्रोसेस अच्छी है। उसके पहले सन की बात खत्म कर लें। सन में ये एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी के कारण उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो ये ठंडा नहीं होने देती, ये एनर्जी उसको कूल डाउन नहीं होने देती। लगातार क्या हो रहा है? हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्शन होते जा रहा है। तो हम ये सोच सकते हैं कि जब पूरी हाइड्रोजन उसकी खत्म हो जाएगी, हीलियम बन जाएगा, तो क्या होगा? तो उसमें हमको खतरा लगने लगा कि अगर पूरी एनर्जी उसकी कंज्यूम हो गई तो हमको एनर्जी को कैसे देगा? एंड अवर लाइफ डिपेंड्स अपॉन एनर्जी। तो अब हमने उसको एस्टिमेट किया। एस्टिमेट करने से ये पता लगा कि अभी उसमें हाइड्रोजन बहुत कम कंज्यूम हुई है एंड अभी भी बहुत इसमें चलेगी। एज ऑफ सन इज 5 × 10 to the power 9 years. Age of sun 5 × 10 to the power 9 years. तो सन की एज इतनी है और अभी भी 5 बिलियन ईयर्स अभी इसकी सन बाकी है। ये अभी अपनी मिडिल वैल्यू पर भी नहीं पहुंचा, ठीक है। So many billion years are there before its hydrogen depletes. इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इतना उसमें हाइड्रोजन है कि अभी ये बिलियंस ऑफ ईयर्स चलेगा। अभी ये हाफ लाइफ भी इसकी खत्म नहीं हुई है। हाइड्रोजन फ्यूज होने का समय, टाइम, उसके बाद पूरी हीलियम बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? तो आंसर है कि जब ये हाइड्रोजन से हीलियम बन जाएगी तो ये एनर्जी निकलनी बंद हो जाएगी। इसके बंद होने से क्या होगा? टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, रेडिएशन होगा एनर्जी का और सन का टेम्परेचर डाउन होगा। किसी भी चीज का टेम्परेचर जब कम होता है, ठंडा होता है, तो उसका वॉल्यूम सिकुड़ने लगता है, वॉल्यूम उसका कम हो जाता है। गैस को गर्म करेंगे तो क्या होगी? फैलेगी, और ठंडा करेंगे तो सिकुड़ेगी। तो जब ये सन विच इज गैस मास, वो उसका टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। किसी भी चीज का गिवन मास का वॉल्यूम जब हम डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है? उसके मॉलिक्यूल्स का दे कम क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आते हैं और उसकी डेंसिटी बढ़ते जाती है, उसकी डेंसिटी बढ़ते जाएगी। तो यही होता है, डेंसिटी बढ़ती है।
अब फिर से सुनिए, जब डेंसिटी बढ़ती है और किसी चीज को हम प्रेस करते हैं, गैस को ऐसा प्रेस किया, तो थर्मोडायनेमिक्स के रूल हमको क्या बताते हैं कि प्रेस करने से टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। गैस पंप में हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर का क्या होता है, बढ़ता है। मोटरसाइकिल में पिस्टन जाके पेट्रोल की गैस को दबाता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताती है, that whenever there is a compression the temperature will rise because we have done some work on it, उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो अब स्टेप देखिए, हाइड्रोजन के जलने के कारण बनने वाली हीट खत्म, उसके बाद रेडिएशन हुआ, सन ठंडा हुआ, गैसेस ठंडी होने के कारण उसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज होने से मॉलिक्यूल उसके नजदीक आए एंड दैट हैज बिकम कंप्रेशन। ये जब कंप्रेशन होता है तो थर्मोडायनेमिक्स से रूल से उसका टेम्परेचर फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड इट इंक्रीजेस हाउ मच, 10 to the power 8, 10 to the power 9, इतना इंक्रीज हो जाता है। क्यों? सब मॉलिक्यूल ऐसा चल रहे हैं, ऐसा चलते हैं तो फिर वो रुकते नहीं। कौन सा नियम? यस, इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वो ऐसा चलने शुरू किए, कॉम्पैक्ट होने और एक दूसरे से टकराए, टकराकर एक दूसरे को दबाए, इतना कंप्रेशन होता है एंड इट बिकम वेरी हॉट, इतना गर्म हो जाता है कि 10 to the power 9 टेम्परेचर उसका आ गया। जब उसका टेम्परेचर 10 to the power 9 होता है तो दो हीलियम भी फ्यूज होके आपस में मिलने शुरू कर देते। अभी तक हीलियम 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 अलग थे, पॉजिटिव न्यूक्लियस थे, तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसका पोटेंशियल बैरियर और हाई होता है। लेकिन जब ये पास में आते हैं टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है 10 to the power 10 कि वो हीलियम भी फ्यूज होने लगता है। अब हीलियम फ्यूज होगा, नेक्स्ट मटेरियल बन जाएगा, तो कार्बन बनना शुरू हो जाता है। तो हीलियम हीलियम मिलके कार्बन बनना शुरू होता है और बहुत एनर्जी रिलीज होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो सन का जो साइज होता है, अभी जो सन का साइज दिख रहा है इससे 4 गुना बड़ा सन दिखने लगता है। ऐसा सोचा गया, उससे 4 गुना बड़ा, उसको हम बोलते हैं जायंट, रेड जायंट। इतना बड़ा हो जाता है, लाल रंग का, और इतना बड़ा हो जाएगा, दैट इज रेड जायंट स्टार। ओके, उस समय वो रिएक्शन होता है। ऐसा होते 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 फैलते फैलते हीलियम खत्म हो गई, उसका भी कुछ स्टॉक है, कुछ मिलियन ईयर्स में, कुछ बिलियन ईयर्स में हीलियम भी खत्म हो जाएगी। अब जब हीलियम खत्म हो गई, पूरी कार्बन में कन्वर्ट, तो फिर क्या हो गया, फिर से रेडिएशन हुआ, फिर वो ठंडा होना शुरू हुआ। ठंडा होने के कारण फिर क्या हुआ, ठंडा होने के कारण कंप्रेशन शुरू हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम होने से सब मॉलिक्यूल दौड़े, कार्बन के एटम दौड़े और एक दूसरे से टकराए, कंप्रेशन स्टार्ट। और कार्बन कार्बन से टकराया और कंप्रेशन स्टार्ट हुआ तो फिर क्या होगा, हीट पैदा होगी कंप्रेशन के कारण, फिर से हीट पैदा होगी, वो हीट पैदा होगी और इतनी ज्यादा हीट पैदा होगी कि कार्बन फ्यूज होने लगेगा और कार्बन के ऊपर जो है एनर्जी निकली, कार्बन के ऊपर का एलिमेंट बनेगा। इस तरह से ये एलिमेंट बनते चले जाएंगे, हीलियम, कार्बन। लास्ट में क्या बन सकता है, सबसे ऊपर कौन है, Fe, सबसे ऊपर कौन है, Fe। इस तरह से सब जुड़ते 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 लास्ट में क्या बन जाएगा, Fe का एटम बनेगा। ठीक है, और आगे सोचते हैं, अगर तब तक वो स्टार टूटा नहीं तो Fe भी ऐसे कंप्रेस करेगा, इतना ज्यादा कंप्रेस करेगा कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन ये वो सब स्क्वीज होके उसमें से निकल जाएंगे, सिर्फ न्यूट्रॉन उसमें बचेंगे। अब वो और किसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता और उसकी हीट निकलते जाएगी, पूरी हीट उसकी निकल गई। उसका साइज सुपरनोवा जो बना था, रेड जायंट जो बना था, वो उसको सुपरनोवा बोलते हैं। रेड जायंट इतना बड़ा बना था,
सन का इतना बड़ा एरिया था, छोटा होते होते इतना हो गया। तो ये जो एरिया खाली हुआ, ये पूरा खाली, लेकिन मास उतना का उतना ही। जैसे अगर इसका मास 1000 किलो था, ये कार्बन बन गया 1000 किलो, Fe बन गया 1000 किलो, Fe और कंप्रेस हो गया, सब न्यूट्रॉन बन गया। अभी भी कितना? 1000 किलो। तो इसका ग्रेविटेशन कैसा रहेगा? वही 1000 किलो का ग्रेविटेशन रहेगा। जो पूरे सन में ग्रेविटेशन था, वही ग्रेविटेशन हीलियम में, वही ग्रेविटेशन कार्बन में, वही ग्रेविटेशन आयरन में, और वही ग्रेविटेशन न्यूट्रॉन में। पर न्यूट्रॉन का साइज क्या हो गया? इतना सा। तो ये सारी जगह कैसी है? खाली। और इसमें क्या फैला हुआ है? ग्रेविटेशन। किसका ग्रेविटेशन फोर्स? पूरे सन का, जो कि बड़ा जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। अब यहां पर इसका हीट रेडिएट हो गया, हीट सारी रेडिएट हो गई, इतनी भी नहीं बची कि वो चमके। तो चमकता नहीं, चमकना बंद हो गया। अगर चमकना बंद हो गया तो वहां पर हमको क्या दिखेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं दिखना मतलब ब्लैक। ठीक है, वो न्यूट्रॉन स्टार बन गया, ब्लैक बन गया। अच्छा, अब जब वो ब्लैक हो गया न्यूट्रॉन का, लेकिन ग्रेविटेशन उसका कम नहीं हुआ, ग्रेविटेशन उसका भी जबरदस्त है। तो इधर से कोई भी चीज ऐसे आती है इस एरिया में से, ये तो ब्लैक है, जब ये यहां से ऐसे जाएगी इस ब्लैक में से, तो इसका ग्रेविटेशन उसको खींच लेगा। इधर से एक प्लैनेट गया, इसको खींच लिया, इधर से एक स्टार गया, इसको खींच लिया, इधर से स्टार गया, इसको खींच लिया। तो स्टार और प्लैनेट को भी ये खींच लेगा। इतना जबरदस्त ग्रेविटेशन है। क्यों? क्योंकि बहुत नजदीक से जाते हैं, डिस्टेंस कम हो गया, तो डिस्टेंस कम होने से फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। और है क्या? कुछ नहीं, हमको तो कुछ दिखता ही नहीं है। इधर स्टार है, इधर स्टार है, इधर स्टार है, इधर स्टार है, बीच में काला है। लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या? जो कुछ जाएगा वापस नहीं आएगा। हम देखते इधर से चमकता हुआ एक स्टार ऐसे जा रहा है, उस ब्लैक में गया, उसके बाद वो कभी दिखता नहीं। कोई भी चीज वहां पर जाती है, उसके अंदर डूब जाती है, दिखती नहीं। क्या नाम है इसका? यस, दैट इज ब्लैक होल। तो लास्ट में जाके ये क्या बन जाता है? ब्लैक होल। हर स्टार ब्लैक होल बन जाए दैट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि बीच में एक स्टेज आई थी हीलियम के बाद, जब ये बहुत गर्म हुआ, उस समय जब गर्म होके ऐसे एक्सपैंड होता है तो ब्लास्ट हो जाता है, दैट इज सुपरनोवा। ब्लास्ट जब होगा तो इसके टुकड़े टुकड़े छितरा जाएंगे, फिर ये वापस इकट्ठा नहीं आएगा, तो न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनेगा। पर अगर इतना ज्यादा उसका मास है कि ब्लास्ट नहीं हुआ, उसके पहले ही ठंडा हो गया, तो फिर क्या करेगा? कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, ठंडा होके आयरन बनेगा, आयरन और ठंडा होके न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। तब वो उसके चांसेस बहुत कम है, उसके पहले ही सुपरनोवा होता है और ये ब्लास्ट होके अलग हो जाता है। अदरवाइज जब वो कम होता है तो कम होके ठंडा हो गया, आयरन हो गया, और उसको वो जो छोटा सा स्टार बना, वो छोटा सा स्टार घूमता रहता है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं रहती। उसको हम लोग ब्लैक ड्वार्फ बोलते हैं या रेड ड्वार्फ बोलते हैं। जब तक चमकता है तब तक रेड रहता है, जब एनर्जी खत्म हो जाती है ब्लैक हो जाता है। लेकिन अगर उसका मास बहुत ज्यादा है तो अपने ग्रेविटेशन के कारण वो खींचता जाएगा और लास्ट में जाके कंप्रेस होके न्यूट्रॉन कंप्रेस हो जाएंगे, इट विल बिकम ए न्यूट्रॉन स्टार, जो कि उससे और ज्यादा पावरफुल रहेगा। क्यों? पहले इतना बड़ा था तो हम इतना नजदीक जा सकते थे, इतने रेडियस पे। अब ये इतना हो गया, इतने नजदीक जाएंगे इतने डिस्टेंस पे, तो जैसे डिस्टेंस कम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r छोटा हो गया, फोर्स ज्यादा। तो ये होता है एंड ऑफ द स्टार, दैट इज डेथ ऑफ ए स्टार। ओके, फिलहाल सन की एनर्जी का सोर्स, सन की एनर्जी का सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन, ये हमने देखा। ओके, अब दूसरी चीज पर आते हैं। दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन हमने देखे, एक लार्ज न्यूक्लियस which breaks into 2 or more nucleus, that is known as fission,
यहां से यूरेनियम, इधर क्रिप्टॉन बेरियम बनेगा, फिजन होगा और उसमें एनर्जी निकलेगी। यहां पर हमने देखा हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ये हीलियम बनेंगे, ये भी ऊपर जा रहा है -3 to -7, तो इसमें से भी एनर्जी निकलेगी। तो हम ये इसको क्या कहते हैं? फ्यूजन, क्योंकि दो को जोड़ा, इसमें एक को तोड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं? फिशन। दोनों में एनर्जी निकलती है। अब थोड़ा दोनों को कंपेयर करते हैं। फिशन जब होता है तो उसमें और फ्यूजन में, दोनों में कौन सी प्रोसेस हम पसंद करेंगे? तो पहले तो हम वो पसंद करेंगे कि दोनों में से अलग अलग चीजें, दोनों में से किससे ये बनता है, वो चीज हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। तो फिजन किससे होता है? यूरेनियम से। यूरेनियम हमको ज्यादा नहीं मिलता। फिजन और फ्यूजन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। अब वी राइट इट हियर, इसका फाइनल रिएक्शन छोड़ देते हैं। ओके, फिजन, फ्यूजन। फिजन के लिए हमको क्या चाहिए? यूरेनियम। नॉट अवेलेबल और लिमिटेड। स्टॉप। अवेलेबल नहीं होगा, और अगर होगा भी तो कैसा होगा? लिमिटेड होगा, और इसका बहुत सारा प्यूरिफिकेशन हमको चाहिए। तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, दिस इज वेरी कॉस्टली प्रोसेस। ये रॉ मटेरियल, इसके रॉ मटेरियल में हमको क्या चाहिए? फ्यूजन के रॉ मटेरियल में, फ्यूजन के रॉ मटेरियल में हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? वाटर। ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन है, हवा में भी थोड़ी सी है। तो अगर हम वो हाइड्रोजन बनाएं, यूज करें, तो इसकी अवेलेबिलिटी कैसी है? इट इज अवेलेबल प्लेंटी, पानी सब जगह है, उसमें हाइड्रोजन है, इजीली अवेलेबल है, और हम लोग इजीली इसको पानी में से इलेक्ट्रोलिसिस करके निकाल सकते हैं। सो रॉ मटेरियल इज अवेलेबल वेरी इजीली, अवेलेबल इजीली। ओके, दूसरा एफिशिएंसी देखिए, यह है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, सेकेंड इज एफिशिएंसी। यूरेनियम में हमको कितनी एनर्जी मिलती है? तो आंसर है, हमने पढ़ा था यूरेनियम में हमको एनर्जी मिलती है 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें हाइड्रोजन वाले फ्यूजन में हमको कितनी एनर्जी मिलती है? 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें एनर्जी ज्यादा मिलती है? यूरेनियम में? नो। क्यों? राइट, इसी चीज को मैं करेक्ट करता हूं। ये जो हमने बनाया यूरेनियम से 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें कितने AMU मास लगा? 235। हमने किसको तोड़ा? यूरेनियम को, U235 को। तो इसमें एक एटॉमिक मास से कितनी एनर्जी मिली? 235। ठीक है, 235 का यूरेनियम टूटा, एक फिजन हुआ, और उस एक फिजन से इतनी एनर्जी हमको मिली। तो एक AMU से कितना मिला हमको? ऑलमोस्ट 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर AMU।
एक एटॉमिक मास यूनिट से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमको मिलती है। यहां पर देखिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का रिएक्शन है। कितना हाइड्रोजन आपने लगाया इसमें? इसका मास कितना है? 4। ठीक है, तो इसमें पर यूनिट कितना एनर्जी मिला? सो दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 4। तो इसमें 1 ग्राम में या 1 एटॉमिक मास यूनिट में, नॉट ग्राम, एटॉमिक मास यूनिट ले लो, उसको हम ग्राम में इक्वल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट से 6.5 MeV मिलता है। और इसमें 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितना मिलता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट में 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोलिए किसमें एनर्जी ज्यादा एफिशिएंसी है? हाइड्रोजन। सो फ्यूजन इज मोर एफिशिएंट देन फिशन। फ्यूजन मोर एफिशिएंट। ये सो दिस इज मोर एफिशिएंट। ये चीज समझ में आ गई? पर AMU इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तीसरी चीज, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट, जब हम यूरेनियम बनाते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? डिपेंड्स कि उसके प्रोडक्ट क्या निकलेंगे। यूरेनियम के प्रोडक्ट बेरियम, क्रिप्टॉन, Sp और ये जितनी चीजें निकलती हैं ये सब की सब रेडियो एक्टिव होती है। उन सब में से रेडियो एक्टिविटी होते रहती है और कंटिन्यूअस रेडिएशन होते रहता है। सो दैट पॉल्यूट्स आवर रिवर्स, वाटर, एयर, सबको वो पॉल्यूट करते हैं और उसका ह्यूमन बॉडी पे बड़ा बुरा असर होता है। सो ये हमें रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये हमें रेडियो एक्टिव वेस्ट देता है एज बाय प्रोडक्ट। इसको आप बाय प्रोडक्ट भी कह सकते हो, वेस्ट भी कह सकते हो। और ये कैसा होता है? दिस इज वेरी डेंजरस, ये बहुत डेंजरस होता है। अब इसमें हाइड्रोजन के रिएक्शन में देखिए हमको क्या मिलता है सामने। हाइड्रोजन का रिएक्शन आपने देखा, 4 हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? हीलियम। एंड हीलियम इज ए इनर्ट गैस, वो कोई रिएक्शन नहीं करती, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, कुछ नहीं करती। दैट इज मोस्ट सेफेस्ट। तो उसमें किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। हीलियम बनेगी एंड हीलियम इज ए इनर्ट गैस, उससे हमको कोई खतरा नहीं। सो इसमें हमको क्या मिलने वाला है? प्रोडक्ट हीलियम, सेफ, नो पॉल्यूशन, एंड देयरफॉर दिस इज क्लीन एनर्जी। तो ये वाली एनर्जी कैसी होती है? डेंजरस पॉल्यूशन। इसका पॉल्यूशन बहुत डेंजरस होता है। और ये एनर्जी कैसी होती है? दिस इज वेरी क्लीन, क्योंकि इसका कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। तो दोनों में से हम कौन सी एनर्जी प्रेफर करेंगे? हाइड्रोजन वाली। समझ आया? सो विच एनर्जी इज बेटर, फिजन और फ्यूजन? फ्यूजन एनर्जी इज डेफिनेटली बेटर देन फिजन एनर्जी। ठीक है, लेकिन हमने जितने प्लांट लगाए हुए इंडिया में ये सब फिजन प्लांट है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल होती है और हाइड्रोजन में हाँ। सो दैट इज द डिफरेंस कि हम न्यूक्लियर एनर्जी फिजन वाली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में जितना आपके पास स्टॉक है
अगर हम उसको एक बार फ्यूज कर देंगे और उसके बाद उससे जो हीट निकलेगी वो ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी और फ्यूजन कंटिन्यूअसली होते चला जाएगा, फिर हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते। जैसे न्यूक्लियर कंट्रोल रिएक्टर में आपने देखा था कंट्रोल रॉड्स थे हमारे पास और सेफ्टी रॉड्स भी थे। कंट्रोल रॉड सेफ्टी रॉड डालने से न्यूक्लियर रिएक्शन तुरंत बंद हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई रॉड नहीं है। आप जो भी चीज डालेंगे फ्यूज हो जाएगी, जल जाएगी, गल जाएगी, इसलिए ये रिएक्शन चालू हुआ, रुक नहीं सकता। दैट इज वेरी डेंजरस थिंग कि आपको स्टार्ट करना आता है। आपको अगर एक मोटरसाइकिल दे देंगे कि ये बड़ी इजीली चलती है और 200 की स्पीड तक जाती है, बस खाली इसमें ब्रेक नहीं है, तो आप कभी नहीं चलाओगे उसको। तो वही चीज इसके साथ भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अपने एंडिवर्स नहीं छोड़ते हैं, अपने ट्रायल्स नहीं छोड़ते हैं। हमारे पास उसका तरीका है। हमारे पास ये तरीका है कि हम हाइड्रोजन को पहले ही कैलकुलेट करते हैं कि हम 500 ग्राम ही हाइड्रोजन लेके स्टार्ट करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी जल जाएगी? 500 ग्राम। उसके बाद उसको हम हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं कराएंगे, ऐसी जगह उसको रखेंगे कि उसको आसपास हाइड्रोजन मत मिले, तो क्या होगा? हाँ, फिर वो ठंडी हो जाएगी। उसके बाद जलने के बाद दैट विल बी कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। So that is our next thing, controlled thermonuclear fusion. Control. Controlled fusion में हम क्या करेंगे? The quantity of hydrogen will be limited. एक तो ये करेंगे। दूसरा, ये हमने क्या पढ़ा? सन का रिएक्शन जो कि इतने सालों से हो रहा है और वहां पर टेम्परेचर मोर देन 10 to the power 7 है। हम अगर हाइड्रोजन को जलाना चाहते हैं तो कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा? 10 to the power 7, इतना टेम्परेचर हमको देना पड़ेगा हाइड्रोजन को, तब जाकर वो आपस में फ्यूज होकर हीलियम बनाएगी। ये मत सोचिए कि हाइड्रोजन को जलाना बहुत आसान है, हाइड्रोजन लिया, आग लगा दी, तुरंत आग पकड़ती है। हमको मालूम है ऐसा होता है, लेकिन वो कौन सा रिएक्शन है? इट्स ए केमिकल रिएक्शन व्हिच मेक्स H2 plus O is equal to H2O। ये बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन है। इसमें जो एनर्जी निकलती है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल, नॉट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब बनती है? जब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हीलियम के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। दिस इज द डिफरेंस। सो व्हेन वी से फ्यूजिंग एंड वी से बर्निंग, तो बर्निंग को उससे कंफ्यूज नहीं करना है। बर्निंग बेसिकली H2 plus O H2O एंड दिस इज व्हाट? फ्यूज। बर्निंग इसके लिए भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, बट ये जो एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी दैट इज बाय फ्यूजन। ओके, तो इसके लिए हमको टेम्परेचर कितना चाहिए? 10 to the power 7। अगर हम कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी लेना चाहते हैं, हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें थोड़ी सी हाइड्रोजन ही जलेगी, वो जब जल जाएगी तब हम और हाइड्रोजन देंगे तो नेक्स्ट रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमने कंट्रोल कर लिया उसको। लेकिन अब प्रैक्टिकली कैसा करेंगे? हाइड्रोजन हमने ली तो हमको दो प्रॉब्लम होते हैं हाइड्रोजन लेके ये रिएक्शन करने में। पहला प्रॉब्लम, हम किस बर्तन में ये रिएक्शन करेंगे? बॉयलर बना के करेंगे, डब्बा बना के करेंगे, कैसे करेंगे? ट्यूब के अंदर करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसमें भी ये रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन होते ही इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 10 लाख डिग्री सेल्सियस, जो कि हर चीज को गैस बना के उड़ा देता है। सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, गैस का प्लाज्मा बन जाएगा और कोई भी चीज का बर्तन होगा वो खुद ही उड़ जाएगा। तो इतनी गर्म गैस को रखेंगे किसमें? ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा, उसको हम गर्म किससे करेंगे? हर चीज किसी भी दूसरे पार्टिकल को गर्म कर सकती है। कितना? जितना वो खुद गर्म होती है, उससे ज्यादा तो दूसरे को गर्म नहीं कर सकती। तो ऐसी हमारे पास कोई चीज ही नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है जिसका टेम्परेचर 10 to the power 7 हो जो कि इसको गर्म कर दे। दोनों का सॉल्यूशन निकाल।
फिजिक्स में दोनों का सॉल्यूशन निकला। एक सॉल्यूशन ये है कि हाइड्रोजन को जब हम गर्म करते हैं तो शुरू में जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका इलेक्ट्रॉन छिटक जाएगा हाई एनर्जी से, वो स्टेट प्लाज्मा स्टेट हो गई। गैस है, उसका इलेक्ट्रॉन भी निकल गया है, अब वो आयोनाइज हो गई है एंड दिस स्टेट इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा चार्ज पार्टिकल्स की स्टेट है। वो चार्ज पार्टिकल थर्मल एनर्जी के कारण दौड़ रहे हैं। वो जब दौड़ रहे हैं तो हमने वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया और उस मैग्नेटिक फील्ड में उसको अरेस्ट कर दिया। किस तरह से उसको अरेस्ट किया, ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक बॉटलिंग में पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक बॉटलिंग में हमने क्या पढ़ा था, इधर एक कॉइल है, इधर एक कॉइल है, दोनों में करंट फ्लो हो रही है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन गया B। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया। अब यहां पर जब एक पार्टिकल प्लाज्मा का आया पॉजिटिव तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ घूमना शुरू कर देगा। चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करेगा उस पर फोर्स लगेगा, दिस वी हैव स्टडीड इन डिटेल साइक्लोट्रॉन में, और वो क्या करेगा, गोल घूमना शुरू कर देगा मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ। अब ये पार्टिकल ऐसा ऐसा घूमता है। ये जो पार्टिकल घूमता है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका इंटेंशन किधर जाने का होता है, तो आंसर है इसका इंटेंशन मैग्नेटिक फील्ड से भागने का होता है। यानी जहां डेंसर मैग्नेटिक फील्ड है वहां से ये लाइटर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से कम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। इधर ज्यादा है, इधर कम। ये ऐसा आया, ऐसा ऐसा यहां घूमते हुए यहां गया, यहां पर डेंस ज्यादा हो गया तो फिर यहां से पलटी किया, फिर यहां आ गया, ये घूमते 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 इधर गया, इधर फिर डेंस हो गया, फिर यहां से पलटी किया, फिर ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये क्या करता रहेगा, इसी एरिया में घूमता रहेगा, बाहर जा नहीं पाएगा क्योंकि हमने नियम देखा है ये कैसा बनेगा, सर्कुलर। तो ये यहां पर घूम रहा है, एक दूसरा पार्टिकल यहां घूम रहा है, तीसरा पार्टिकल यहां घूम रहा है, चौथा पार्टिकल यहां घूम रहा है, ऐसे लाखों करोड़ों पार्टिकल आ गए और यहां घूम रहे हैं। तो यहां क्या है, कौन सा बर्तन है, कोई बर्तन नहीं। ये एक कॉइल वहां लगाया, एक कॉइल हमने यहां लगाया इस दीवार में, दोनों में करंट फ्लो हो रही है। ये बीच वाली जगह में प्लाज्मा है, सब पार्टिकल यही इकट्ठे हैं, ना तो वो उधर जाते हैं, ना इधर जाते, ना इधर जाते, ना इधर, सारे यहाँ पर अरेस्ट हो गए। तो ये क्या बन गई, ये एक बॉटल बन गई, इसका नाम हमने क्या दिया, मैग्नेटिक बॉटल। इस तरह से सब चार्ज पार्टिकल इसके अंदर घूमते रहते हैं। अभी चार्ज पार्टिकल तो इकट्ठे हो गए, H1 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 सारे। अब हमको इसका टेम्परेचर कहाँ पहुंचाना है, 10⁻⁷। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूरेनियम लेकर आते हैं और यूरेनियम यहां लाकर एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को क्या कहते हैं, एटम बॉम्ब। तो इस तरह से यहां पर हमने क्या चलाया, एक बॉम्ब चला दिया, एटम बॉम्ब। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यहां किया और वो जब फिशन होगा वो ब्लास्ट इतना जबरदस्त होगा जैसे एटम बम का ब्लास्ट होता है, और वो टेम्परेचर को कहां पहुंचा देगा, 10⁻⁷। हमने एक मिनिमम क्वांटिटी यूरेनियम की सप्लाई की। हमको मालूम है फिशन के लिए क्या चाहिए, एक मिनिमम क्वांटिटी चाहिए, उससे कम होगा तो खाली हो जाएगा, फिशन स्टार्ट नहीं होगा। तो एक सफिशिएंट क्वांटिटी जितनी चाहिए उतनी हमने यहाँ पर दी, उसके न्यूट्रॉन निकले, टकराए, फिशन हुआ, फिशन होने से गर्म हुआ, 10⁻⁷ टेम्परेचर आ गया, यूरेनियम खत्म हो गया। लेकिन जाते जाते टेम्परेचर कितना कर गया, 10⁻⁷, और यहां पर जैसे ही 10⁻⁷ पहुंचा, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन हीलियम बनना स्टार्ट हो गया। एक बार बनना है, जैसे ही वो हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन हीलियम बना, वो इतनी एनर्जी निकालता है कि वो उस टेम्परेचर को 10⁸ कर देता है। फिर उसके बाद कोई कमी नहीं है, सब फ्यूज होते चले जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है और 10⁸, 10⁹ ऐसा टेम्परेचर यहाँ का मेंटेन रहता है जब तक पूरा हाइड्रोजन वहां का खत्म नहीं हो जाए। तो ये क्या बना, दिस इज कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन।
इस तरह से इससे हम एनर्जी ले सकते हैं। अब अगर उसके बाद हम चाहें तो बाकी डिजाइन अपना बना सकते हैं कि ये जो हीट निकलेगी इसको हम कैसे लेकर आएंगे और लाकर स्टीम में कन्वर्ट करेंगे और उसे अपने जनरेटर चलाएंगे। ठीक है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। तो रिएक्शन कैसे हुआ ये समझ में आया, और इसको क्या बोलते हैं? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। दीज आर कंट्रोल्ड रिएक्शन। पहले जो रिएक्शन आपने पढ़े वो किसके थे? द रिएक्शन व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन सन, स्टार्स। तो ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। दिस इज ए वेरी क्लीन एनर्जी। अगर हम इस तरह से एनर्जी लेना शुरू कर दें इससे, हाइड्रोजन से, दैट विल बी चीपेस्ट एनर्जी, नो पॉल्यूशन, एंड दैट इज बेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हमको एनर्जी की कोई कमी नहीं रहेगी। सो दिस इज आइडियल एनर्जी। पर टेक्नोलॉजी इसके लिए बड़ी जबरदस्त चाहिए। इस टेक्नोलॉजी में अभी बहुत सारे देश काम कर रहे हैं, और इसका अभी एक जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा है फ्रांस और इंडिया का। फ्रांस में इसको लगा रहे हैं, तो उससे ये एनर्जी बनेगी। एनीवे, सो दिस व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, न्यूक्लियर एनर्जी, फिशन और फ्यूजन, ये दोनों हो गए। सो वी विल क्लोज इट टुडे। टुमारो